नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं विलयन और उसमें कुछ लेक्चर की हम बात कर चुके हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा है लेक्चर नंबर 2.12, यानी इसमें हमको क्या पढ़ना है और 2.11 में हमने क्या पढ़ा था। दोस्तों, 2.11 जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने ये देखा था कि आदर्श विलयन क्या होता है। सबसे पहले हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, उसके बाद में आदर्श विलयन देखा था और आदर्श विलयन में हमने ये बताया था ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आप सबको बखूबी पता है कि आज का हमारा टॉपिक होगा अनादर्श विलयन यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दोस्तों, हेडिंग बनाते हैं और लिखते हैं अनादर्श विलयन। दोस्तों, जैसा कि हमने लिख लिया है अनादर्श विलयन क्या होता है इसके बारे में आपको पता है। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो सेम लैंग्वेज लिखा है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। दोस्तों, नीचे हमने इन्वर्टेड कॉमा में एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है, अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यानी ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेंगे वो तो आदर्श विलयन हो गए, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन की। अब जब अनादर्श विलयन पढ़ेंगे इसका मतलब ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और अनादर्श विलयन में भी एक पॉइंट बताया गया, क्या बताया गया कि जो विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम से या तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और या तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, ये धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या है इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं धनात्मक विचलन क्या होता है, ये जब विलयन का वाष्प दाब, यानी किसका वाष्प दाब, विलयन का, यानी जब विलायक में विलेय को मिला दिया तो विलयन बना तो उसका कुछ वाष्प दाब होगा। जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से कितना होता है, अधिक होता है, तो विलयन कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। या हम क्या कह सकते हैं कि हमने विलयन बनाया, विलयन का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से हमने निकाल लिया कि विलयन का वाष्प दाब क्या है। अब जो वाष्प दाब हमने राउल्ट के नियम से निकाला है और बाद में जो हम काम कर रहे हैं वहां से वाष्प दाब अगर उसका अधिक हो जाएगा तो उसी विलयन को हम क्या कहेंगे, धनात्मक विचलन कहेंगे। और इसका अगर उल्टा हम बात करें कि जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है तो इस विचलन को हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन कहते हैं। दोस्तों, छोटी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन माइंड में रखनी है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, लेकिन चीज़ें आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। धनात्मक विचलन कैसे दिखा सकते हैं और ऋणात्मक विचलन हम ग्राफिक्स के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं या ग्राफ के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आदर्श विलयन में एक ग्राफ बनाया था वैसा ही ग्राफ यहाँ पर भी बना लेंगे। क्या करते थे, इस तरीके से दोस्तों हम एक ग्राफ बनाते थे, इसको इससे जोड़ दिया करते थे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या लेते थे, यहाँ लेते थे P0 B लेते थे और यहाँ क्या लेते थे, P0 A लेते थे और यहाँ क्या करते थे, XA और XB, यहाँ पर भी क्या करते थे, XA और XB बराबर 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 बराबर। अब दोस्तों क्या करते थे, ये वाली लाइन को यहाँ मिला देते थे और इसको नीचे लेके आते थे। दोस्तों, कुछ इसी तरीके से एक ग्राफ बनाते थे। अब इसमें क्या लिखते थे, यहाँ पर P टोटल कब निकालते हैं, जब PA और PB को आप क्या कर देंगे, यानी आंशिक दाबों को जोड़ देंगे। घटक A का आंशिक दाब और घटक B का आंशिक दाब अगर जोड़ दिया जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कुल दाब कितना लग रहा है दोस्तों। दोस्तों, ये कर लिया। अब हम बात करते हैं कि धनात्मक विचलन कब प्रदर्शित करेगा, यानी जब नॉर्मल विलयन है, अभी ना कोई धनात्मक विचलन है ना ऋणात्मक विचलन है,
तो हम क्या करते थे, एक बार XA को 1 लेते थे तो यहाँ पर P0A हो जाता था, या इसको देखिए दो ग्राफ इसमें एक मिलाए गए हैं, ठीक है। सो दोनों ग्राफों को एक साथ कैसे पढ़ेंगे, जब आप XA को 1 लेंगे तो XB आपको कितना लेना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था XA और XB मिलके कितने विलेन बनाते हैं, एक विलेन बनाता है। यानी जब आप XA को 1 ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है XB को आप कितना लेंगे, 0, तभी तो आपका विलेन 1 बनेगा, ठीक है दोस्तों। सो XA यानी XA का मोल प्रभाज कितना मान लेते हैं, 1, तो XB का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये XA है, यहाँ से P0A क्या है, ये इसका वाष्प दाब है। जब वाष्प दाब होगा तो इसका जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा, PA होगा, ठीक है। और धनात्मक विचलन का प्रदर्शित करेगा तो जो राउल्ट के नियम से वाष्प दाब तो ये वाला होना चाहिए, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अपेक्षित वाष्प दाब से क्या हो जाता है, अधिक। यानी अधिक कब होगा, नीचे कर देंगे तो कम हो जाएगा। अधिक का मतलब क्या होगा, ये जो वाष्प दाब आया है इससे कुछ ज्यादा वाष्प दाब हो जाएगा, और इसको हम किससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। यानी पहले वाष्प दाब होना तो PA चाहिए था, लेकिन बाद में अधिक हो गया। यानी पहले कितना होना चाहिए था, इस लाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन अब कितना हो गया, अधिक हो गया। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन बोलते हैं। यानी जो अनादर्श विलयन होते हैं वो धनात्मक विचलन भी प्रदर्शित करते हैं, और ऋणात्मक विचलन का प्रदर्शित करेगा जब ये वाली लाइन कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। यानी पहले जो वाष्प दाब राउल्ट के नियम से होना चाहिए था उससे वाष्प दाब क्या हो रहा है, अधिक आ रहा है। अगर अधिक आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक विचलन, और जो वाष्प दाब होना चाहिए था उससे अगर कम आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन। सो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। दोस्तों काम वही करना है जैसे वहां पे बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी बना लेना है। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ देखा था, यहाँ इसने क्या किया था, धनात्मक विचलन शो किया था, किसमें, PA में, यानी पार्शियल प्रेशर किसका, घटक A का। अब इसी प्रकार अगर हम घटक B का देखेंगे वो भी क्या होगा, धनात्मक विचलन देगा। जब धनात्मक विचलन देगा तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसको हम कैसे शो कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको हम तो दोस्तों इसका जो विचलन होगा उसको कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, PB बोल सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं, ये तो हमने एक तरीका दिखा दिया कि इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ये वाली जो लाइन है इसको हम पूरा कर देंगे, क्योंकि अब ये मेन जो आया है धनात्मक विचलन का आंशिक दाब वो कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ये धनात्मक विचलन का आंशिक दाब। अब इसको क्या कर दिया जाएगा, डॉटेड। क्यों कर दिएंगे डॉटेड इसको, क्योंकि वाष्प दाब हमारा अब ये वाला नहीं रहा। पहले कैसा होना चाहिए था, पहले तो यही वाला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका वाष्प दाब क्या हो गया, बढ़ गया। जब बढ़ गया तो मेन वाष्प दाब ये निकला, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, पूरी लाइन से शो कर देंगे। और इसी तरीके से इसको भी करेंगे, इसको भी दोस्तों पूरी लाइन से शो करेंगे, ताकि हमको ये पता चल जाएगा यही हमारा जो वाष्प दाब आया है यही क्या है, धनात्मक विचलन है। जब ये धनात्मक विचलन दोस्तों हमारा बन जाएगा तो नीचे वाला जो वाष्प दाब होना चाहिए था उसको हम क्या कर देंगे, डॉटेड से। यानी ये वाला भी हम क्या कर दिए, तो दोस्तों ये वाला भी हम क्या कर दिए, इसको भी हमने क्या कर दिया, डॉटेड कर दिया। मतलब पहले वाष्प दाब ये वाला होना चाहिए था, लेकिन इसका वाष्प दाब क्या हो गया, बढ़ गया, या आंशिक दाब बढ़ गया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इसका आंशिक दाब बढ़ गया, जब आंशिक दाब बढ़ा तो इसी को ही क्या बोलेंगे, धनात्मक विचलन बोलेंगे। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको क्या करना है, कम करना है। कम करने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल में होना तो ये वाला चाहिए था, लेकिन अब दोस्तों हम समझ चुके हैं ये वाला होना चाहिए था। जब ये वाला है नहीं तो इसको हम क्या कर देंगे, डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों हमने तो इसको डॉटेड में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ अभी क्या करना है, समझना है। जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको ऑलरेडी डॉटेड बनाएंगे, ताकि आपको वहां पर कॉपी पर तो हो नहीं पाएगा कि उंगली चला दिया साफ हो गया। सो ऐसा नहीं हो सकता। जब ये ऋणात्मक विचलन शो करेगा तो इसका मतलब जो वाष्प दाब ये वाला होना चाहिए था इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। तो हमने इसको क्या कर दिया, इससे कम कर दिया। अब जब ये इससे कम हो गया तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, PA वाला, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी कम हो जाएगा। इसको भी हमने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन से दिखा दिया। अब दोस्तों ये भी क्या हो गया,
कम हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते थे दोस्तों Pa, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे Pb। ये है धनात्मक विचलन, और दोस्तों ये क्या है, ये है ऋणात्मक विचलन। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। करना क्या है, अनादर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये दो तरीके के विचलन दिखाते हैं, या तो धनात्मक विचलन या तो ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन तब होगा जब वाष्प दाब क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम के अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होगा। जब अधिक होगा तो इसका मतलब वाष्प दाब ये होना चाहिए था, लेकिन जब अधिक है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन। और ऋणात्मक विचलन की बात करेंगे तो वाष्प दाब ये होना चाहिए था, लेकिन इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन। दोस्तों ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इतना देखना है, ये छोटा सा ग्राफ बनाना है और इसकी डेफिनेशन देखनी है, बस इतना ही आपको काम करना है। और आपका इंटरमीडिएट में अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप चीजें आसानी से कर ले जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट नियम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ भी है। सो आइए दोस्तों लिखते हैं अपना अगला नियम। दोस्तों जैसा कि आप नियम लिखा हुआ देख रहे हैं, हेनरी का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी समझेंगे, पहले टेक्निकल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा, फिर नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए हम उसको भी समझेंगे कि आखिरकार नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे इसको समझेंगे। कैसे हम समझेंगे कि जब कोई बॉडी पानी के अंदर डूब जाती है तो वो ऊपर क्यों आ जाती है, या गोताखोर जब पानी के अंदर जाते हैं तो हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण क्यों लेके जाते हैं, या पर्वत पर जो पर्वतारोही होते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके क्यों जाते हैं, कैसे ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हमको कैसे पता चलती हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हमको पता चली हेनरी के नियम से। और कैसे हम ये भी समझेंगे कि जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इसमें कौन सी गैस होती है, जब इसको टेम्परेचर इसका कम कर देते हैं तो बॉटल को अगर हिला के अगर हम खोलते हैं तो पूरी क्या हो जाती है, बबल्स के साथ वो बाहर आ जाती है। ये सारी चीजें कैसे घटित होती हैं या सारी प्रोसेस कैसे होती है इसको भी समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। क्या नियम कहता है, कह रहा है स्थिर ताप पर यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। विलेयता का मतलब होता है दोस्तों सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता, ठीक है, इसीलिए इसको एस से डिनोट करते हैं। यानी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है या मतलब जो एस होता है वो विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो विलेयता होगी वो आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होगी। यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या टेम्परेचर जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रेशर कम करेंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आंशिक दाब को दोस्तों हम लोग किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। हमें पता है आंशिक दाब को किससे डिनोट करते हैं, पी से। यानी कह रहा है पी अनुक्रमानुपाती होता है एस के। यानी विलयन पर गैस का जो आंशिक दाब है पी है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, विलेयता के। अब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस। अब जैसे ही हमने अनुक्रमानुपाती हटाया तुरंत क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू, यहां पर एक कांस्टेंट लगाएंगे और कांस्टेंट हमारा दोस्तों क्या रहेगा, KH कांस्टेंट रहेगा। ये KH क्या है, इसे बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक। तो दोस्तों यहां पर KH क्या है, KH है हेनरी स्थिरांक। सो दोस्तों हमने यहां पर क्या देखा, जो आंशिक दाब होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, क्रिटिकल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, सॉल्युबिलिटी के या विलेयता के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती हटाया, KH लगाया, KH क्या है, स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक है। अब दोस्तों नीचे क्या लिखा हुआ है, या दूसरे टर्म्स में भी आप इसको दिखा सकते हैं, स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज, किसमें मोल प्रभाज, विलयन में, ठीक है।
गैस का विलयन में मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आंशिक दाब क्या होगा, P होगा, अनुक्रमानुपाती होगा किसके, विलयन में गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती। या इसको क्या लिख सकते हैं, गैस का विलयन में मोल प्रभाज। अब गैस का विलयन में मोल प्रभाज अगर हम डिनोट करना चाहें तो मोल प्रभाज को X से डिनोट करते हैं, चूंकि गैस हम मिला रहे हैं, ठीक है, गैस हम मिला रहे हैं तो इसको मान लेते हैं यहां पर कुछ A रहा होगा, यहां पर क्या होगा, B होगा। जब गैस मिला रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, विलेय होगा, विलेय होगा, तो इसीलिए इसको क्या ले लेते हैं, B ले लेते हैं। यानी ये किसका मोल प्रभाज है, XB किसका मोल प्रभाज होगा, गैस का विलयन में मोल प्रभाज होगा। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, बराबर लगाएंगे और क्या लगाएंगे, KH लगाएंगे और यहां पर क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। ये क्या है, हेनरी स्थिरांक। तो दोस्तों जैसा कि हमने देख लिया, हेनरी का नियम दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो सॉल्युबिलिटी के टर्म में दिखा दीजिए आप, सॉल्युबिलिटी के टर्म में दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, P अनुक्रमानुपाती होता है S के। मोल प्रभाज के अगर दोस्तों टर्म में दिखाएंगे तो हम क्या बताएंगे कि जो P अनुक्रमानुपाती होता है किसके अनुक्रमानुपाती होगा, मोल प्रभाज के। किसके मोल प्रभाज के, विलयन में जो गैस मिलाई गई है या किसी विलायक में जो गैस मिलाई गई है उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। हमने इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर दिया। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें कह रहा है कि आंशिक दाब बढ़ाने पर अनुक्रमानुपाती में आप क्या करते हैं, यानी P अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S के, P क्या है, अब देख लीजिए इसको, P अनुक्रमानुपाती है S के, इसका मतलब ये क्या है, दाब है और ये क्या है, विलेयता है। हम अगर कहें हम दाब बढ़ा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, जब सर दाब बढ़ाएंगे, चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर हम कहें दाब कम कर रहे हैं तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, ये चीजें होती हैं दोस्तों, तो इनको समझने के लिए पहले इसको हटाते हैं, फिर हम चीजें आगे समझेंगे। अब आते हैं विलेयता की बात करेंगे। विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी होती क्या है और कैसे कैसे निकाली जा सकती है। दोस्तों विलेयता हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। कब, या तो ताप बढ़ाकर या हम दाब बढ़ाकर। ठीक है दोस्तों, जब आप किसी भी चीज का टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन किसके लिए, केवल और केवल ठोस और द्रव के लिए। गैस के लिए ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। सिंपल सी बात है, आप चीनी को पानी में घोलिए, ठीक है, हमने क्या बताया था, चीनी एक समय तक घुल जाएगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, सैचुरेशन पॉइंट, या उस विलयन को हम बोलते थे संतृप्त विलयन। लेकिन जब आपने चीनी घोलना स्टार्ट किया, एक टाइम ऐसा आया कि चीनी पानी में घुलना बंद हो गई। तो क्या आप चीनी को पानी में और घोल सकते हैं, तो आप कहेंगे यस सर। कब घोलेंगे, जब आप उस विलयन को टेम्परेचर दीजिए या उस विलयन को गर्म करना शुरू करिए। जैसे ही आप विलयन को गर्म करना शुरू करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, फिर आप उसमें चीनी डालते रहिए, वो चीनी क्या होती रहेगी, घुलती रहेगी। और विलेयता का मतलब ही यही होता है कि चीजें उसमें क्या हो जाए, घुल जाएं। अब क्या हुआ, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तभी तो विलेयता बढ़ रही है। यानी जब सैचुरेशन पॉइंट आ गया था तो चीनी घुलना बंद हो चुकी थी, लेकिन फिर हमने क्या किया, उसको टेम्परेचर देना शुरू किया। जैसे ही टेम्परेचर देना शुरू किया तुरंत उसमें क्या हो गई, विलेयता उसकी बढ़ गई। यानी उसमें और ज्यादा चीनी क्या होने लगी, घुलने लगी। ये कंडीशन किसके लिए हो गई, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। किसके लिए, ठोस और द्रव के लिए। लेकिन गैस के लिए मामला थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, विलेयता घट जाएगी। क्या हो जाएगी, विलेयता घट जाती है। दोस्तों कंडीशन ध्यान रखना, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, किसके लिए, ठोस के लिए और द्रव के लिए। और ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है,
किसके लिए? केवल और केवल गैस के लिए। तो ये कंडीशन तो हो गई कि जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो विलेयता घट रही है, किसके लिए? गैस के लिए। क्या कोई ऐसी भी कंडीशन होती है कि हम विलेयता को बढ़ा दें? तो यस सर, कंडीशन ऐसी है। वो कंडीशन कब है दोस्तों? जब आप किसी गैस में आप दाब को बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? तो उसकी विलेयता दोस्तों बढ़ जाती है। किसके लिए? गैस के लिए। यानी एक कंडीशन ऐसी है जब हम विलेयता को बढ़ा सकते हैं। कब बढ़ा सकते हैं? जब आप उस गैस पर दाब डालना शुरू करेंगे, जितना ही प्रेशर डालेंगे उतनी ही जल्दी वो क्या होगी? डिसॉल्व होगी या विलेयता बढ़ जाएगी। अब ये कैसे हुआ? जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग देखते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं या उसी गैस होती है। अब उसको बहुत हाईली कंप्रेस किया जाता है, यानी बहुत ज्यादा उस पर दाब डाला जाता है, तभी वो लिक्विड में घुलती है। कोल्ड ड्रिंक यानी जो लिक्विड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को विलेयता यानी सॉल्युबल किया जाता है या उसको उसमें घोला जाता है। वो कब घुल पाएगी? जब आप उस पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं और उनको हम खूब ज्यादा कंप्रेस करके एक पास लेकर आ सकते हैं। जैसे परफ्यूम की एक छोटी सी बॉटल होती है, उसमें क्या होते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप उसको हल्का सा पुशअप करेंगे तो तुरंत क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और पूरे रूम में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। अब आप उसमें कहीं एक मॉलिक्यूल यहां होगा, कहीं एक मॉलिक्यूल वहां होगा, यानी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे रहना चाहते हैं? दूर दूर। जो चीजें दूर दूर हैं उनको आप पास पास ला सकते हैं। लेकिन ठोस में कंडीशन क्या होती है? ठोस में आप चाहें जितना उस पर आप कंप्रेस कर दीजिए, क्या उसको घोल पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे। अब आप ये कहिए मार्कर है, मार्कर क्या है? सॉलिड है, इस पर आप कितना भी दाब डाल दीजिए, क्या ये घुल जाएगा? आप कहेंगे सर ये घुलेगा नहीं, घुलेगा। ठीक है। सो गैस में क्या होता है? जब आप दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाती है। यानी कोल्ड ड्रिंक में जब कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है या उसमें सॉल्युबल किया जाता है तो क्या होता है? दाब आप बढ़ाते जाते हैं। जैसे ही आप दाब बढ़ाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुलने लगेगी। इसको और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं हमने एक पहाड़ बनाया, एक लैंड बना दिया, जमीन बना दिया और नीचे क्या बना दिया? समुद्र बना दिया। अब दोस्तों कोई एक आदमी है, ठीक है, वो यहां पर खड़ा है, कोई एक आदमी है यहां खड़ा है और कोई एक आदमी है जो समुद्र के अंदर है। अब हम बात करेंगे यहां पर क्या होने वाला है। जब कोई और ऊपर से क्या है? एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल है। और आपको पता है जब वायुमंडल भी एक प्रेशर लगाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। वो भी तो एक तरीके से दाब होता है। अब दोस्तों यहां पर जो दाब लगेगा वो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो आप कहेंगे सर यहां पर जो इस आदमी पर जो दाब लगेगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है। और इस वाले आदमी पर जो दाब लगेगा वो क्या होगा? इसकी अपेक्षा ज्यादा होगा। और इस पर जो दाब लगेगा वो सबसे ज्यादा होगा। और हमने क्या पढ़ा है कि दाब जब बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसके लिए? गैस के लिए। अब दोस्तों यहां क्या हो रहा है? यहां दाब कम था, यहां दाब बढ़ा और यहां दाब ज्यादा बढ़ गया। जब दाब बढ़ा रहे हैं तो विलेयता बढ़ेगी। इसका मतलब जब वायुमंडलीय दाब ज्यादा लगेगा तो अगर कोई गोताखोर ऐसा है जो समुद्र में जाता है, जब वो समुद्र में गया तो अगर वो खाली ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएगा तो ऑक्सीजन की विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहां पर दाब क्या है? सबसे ज्यादा है। और हमको पता है जब दाब बढ़ता है तो विलेयता बढ़ जाती है। यानी जब ऑक्सीजन का ही खाली सिलेंडर लेके जाएगा तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? यूटिलाइज हो जाएगी। या बहुत जल्दी ऑक्सीजन क्या होने लगेगी? घुलने लगेगी। जब बहुत जल्दी ऑक्सीजन अंदर जाने लगेगी तो हमारा क्या होगा? हमारा नर्व सिस्टम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। अब उस विलेयता को कम करने के लिए, यानी जो ऑक्सीजन का सिलेंडर आप नीचे लेकर गए हैं वो जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन आपकी खर्च ना हो, सो इसीलिए उसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों? इसीलिए उसमें मिलाया जाता है ऑक्सीजन लिया जाता है, हीलियम लिया जाता है और नाइट्रोजन लिया जाता है। ये तीनों कॉम्बिनेशन करके उसमें सिलेंडर में भरे जाते हैं
तभी गोताखोर ले जाता है। तो जैसे वो जमीन पर सांस लेता है वैसे ही वो अंदर भी सांस ले सकता है। होता क्या है, अगर वो केवल ऑक्सीजन लेके जाएगा तो बहुत जल्दी से ऑक्सीजन उसके शरीर के अंदर जाने लगेगी, बहुत जल्दी से ऑक्सीजन उसके शरीर के अंदर जाने लगेगी। जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर तेजी से जा रही है तो हमारी नसें क्या होने लगेंगी, नसों के अंदर बहाव सबसे ज्यादा होने लगेगा। उसकी वजह से क्या होगा, कई बार ऐसा भी होता है जैसे कोई बॉडी अंदर गई, वो मतलब सपोज करते हैं कोई डेड बॉडी अंदर अगर है तो वो फूल के ऊपर आ जाती है, या जैसे ही जब वो डेड हो जाता है इंसान तो वो क्या हो जाती है, ऊपर आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। जब क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन, जब सारी की सारी ऑक्सीजन खर्च हो जाएगी तो आपके पास ऑक्सीजन तो बची नहीं है। तो यानी जब ऑक्सीजन कट हो गई तो पत्ता कट हो जाएगा, और जब पत्ता कट हो जाएगा तो बॉडी के अंदर की जो नाइट्रोजन है वो नसों के सहारे क्या होती है, नसों को फुलाकर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। और जैसे ही नसें आपकी फूलती हैं तुरंत आपकी बॉडी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और इसी तरीके से वो बॉडी क्या हो जाती है, पानी के ऊपर आ जाती है। सो कंडीशन क्या पकड़नी है, जब दाब बढ़ेगा तो विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वायुमंडल प्रेशर लगा रहा है, वायुमंडल प्रेशर लगाएगा तो जाहिर सी बात है जो ऑक्सीजन है वो बहुत जल्दी खर्च होने लगेगी। अब बात करते हैं नॉर्मल इंसान के लिए, ठीक है। यहां तो था ऑक्सीजन जल्दी खर्च हो गई, अब यही इंसान अगर समुद्र के ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा कि सर नीचे तो दाब ज्यादा था तो विलेयता ज्यादा थी, अब ऊपर आ गया तो विलेयता कम हो गई, तो उसके सांस लेने की जो आदत है उसमें फ्लक्चुएशन आने लगेगा, ठीक है, यानी कम ज्यादा होने लगेगी। सो उसी को सही करने के लिए हेनरी के लॉ का यूज किया गया, और वहीं से यह पता चला कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। इसीलिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया, यानी ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन का, जिसके सहारे जैसे चीजें चलती हैं वैसे ही चलती रहती हैं। अब जो जमीन वाला इंसान है वो आसानी से सांस ले सकता है, जैसे हम और आप क्या करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन ले रहे हैं, नहीं, नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं, नॉर्मल से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं पहाड़ वाले इंसान की, जो इंसान पहाड़ पर है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दाब क्या है, कम है, और जब दाब अधिक था तो विलेयता अधिक थी, और जब दाब क्या हो गया, कम हो गया, तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर विलेयता कम हो गई और दाब अधिक होने पर अगर विलेयता कम हो गई, इसका मतलब जो व्यक्ति पहाड़ पर है वो ऑक्सीजन को अंदर आसानी से नहीं ले सकता है, वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, आसानी से नहीं ले सकता। इसीलिए वो वहां पर क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है, ठीक है दोस्तों। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोल्ड ड्रिंक में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाईली कंप्रेस किया जाता है, या उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, जिसके सहारे वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है। फिर उसको कम टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से पहाड़ वाला इंसान क्या करता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है वहां पर क्या होगा, दाब कम होगा तो विलेयता क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन हमको बाहर से आवश्यकता होगी, तो इसीलिए हम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाएंगे। और यहाँ क्या होगा, यहाँ दाब सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए हम ऑक्सीजन का तो सिलेंडर लेके जाते हैं, लेकिन उसके साथ उसमें हम हीलियम और नाइट्रोजन को भी डिसॉल्व करते हैं ताकि ऑक्सीजन हम नॉर्मल तरीके से लेते रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीजें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो दोस्तों आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।